नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात माननीयों और माननीयों के शब्दों की मर्यादा की। एमपी विधानसभा की तरफ से तमाम विधायकों को एक किताब जारी की गई है। इस किताब में 1100 से ज्यादा ऐसे शब्द हैं जिनका सदन में कभी न कभी इस्तेमाल किया गया और विधायकों से उन शब्दों को ना दोहराने की अपील की गई है। एक दिन पहले सीएम शिवराज ने इस किताब का विमोचन किया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते दोनों सियासी दल कुछ शब्दों को बोलने की छूट मांग रहे हैं। जैसे बीजेपी को बंटाधार पसंद है तो कांग्रेस को मामू और चड्ढा जैसे शब्दों पर लगाई गई पाबंदी चुभ रही है। सवाल यह है कि क्या ऐसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर माननीय अपनी बात नहीं कह सकते? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा उस राज्य के लिए लोकतंत्र का मंदिर होती है। ये बात सारे माननीय कहते तो हैं, लेकिन क्या वो दिल से इसे मानते भी हैं? एमपी की राजनीति हमेशा से बड़े आदर और सम्मान को साथ लेकर चलती रही है और इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए विधानसभा ने एक बड़ी कोशिश की है। विधानसभा की तरफ से तमाम विधायकों को एक बुकलेट जारी की गई है, जिसमें 1161 ऐसे शब्दों और वाक्यों को छापा गया है जो किसी न किसी दिन सदन में कहे गए। विधानसभा की तरफ से इन शब्दों को दोहराने से बचने के लिए कहा गया है। एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पुस्तक का विमोचन किया, यानी नेताओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तक छप चुकी है। लेकिन माननीय कहां मानने वाले थे? विमोचन के 24 घंटे भी नहीं बीते कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी दलों की तरफ से कुछ शब्दों के इस्तेमाल करने की छूट मांगी गई। पहले बीजेपी की बात सुनिए। विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बंटाधार जैसे शब्द को बोलने से रोक लगाने से आपत्ति है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष महोदय को कुछ जो असंसदीय शब्द वाली जो एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसमें से कुछ शब्दों को चिन्हित करके कहा है। मैंने आपत्ति व्यक्त की है कि ये बंटाधार शब्द असंसदीय ना बनाए जाए। नक्सलवाद जैसा शब्द भी इसमें असंसदीय लिखा है। तो मैंने आज माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र देकर और भी 4-5 विधायकों ने उसमें दस्तखत करके हमने पत्र दिया है और अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है कि एक बार इस पूरी पुस्तक पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो बीजेपी को बंटाधार शब्द पसंद है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि इससे दिग्गी के 10 सालों का काला राज याद आता है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, कम से कम मामू और चड्ढा जैसे शब्द बोलने की छूट मिलनी चाहिए। है कुछ शब्द देखे हैं, उन्हें छाट के अपने मामू और ये ऐसे शब्द उसमें उनने भर दिए। चड्डी आरएस से संबंधित, मामू शिवराज से संबंधित बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कांग्रेस को भी नागवार गुजरते हैं। अब सवाल ये है, जब विधानसभा ने सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अब शब्दों या दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, तो फिर माननीयों को अब शब्दों से इतना लगाव क्यों है? क्या लोकतंत्र के मंदिर में शब्दों की मर्यादा नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिना अपशब्दों के माननीय अपनी बात सदन में नहीं रख सकते? आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, सी मीडिया, भोपाल। तो चर्चा जारी है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, तो कांग्रेस की तरफ से विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल हितेश जी आपसे पूछ रहा हूं। हितेश जी, आप भी और कुणाल भाई भी बहुत लंबे अरसे से हम लोग साथ बैठ रहे हैं, डिबेट करते हैं हम लोग। इस डिबेट में भी हमने हमेशा मर्यादा का बहुत ख्याल रखा है, शब्दों की मर्यादा का बहुत ख्याल रखा, और एक दूसरे पर अगर तंज भी कसे हैं तो बड़े मर्यादित शब्दों में, या अगर विरोध भी जताए तो बड़े मर्यादित शब्दों में। वो तो खैर लोकतंत्र का घोषित मंदिर है जिसे विधानसभा कहते हैं। तो अगर बंटाधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो तो क्या माननीय अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे या वजन नहीं आएगा बातों में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातचीत है। अव्वल तो आमतौर पे जो असंसदीय शब्दावली वाली बात है वो ही नहीं आना चाहिए, चाहे किसी भी ओर से हो। हम इस बात के पक्षधर हैं और धन्यवाद आपने यदि हमको उस कैटेगरी में रखा
कि आज तक कम से कम आप लोगों को जी न्यूज की तरफ से कोई शब्दावली तैयार नहीं करनी पड़ी कि इनका प्रयोग मैं या कुणाल जी करेंगे या न्यूज की आवश्यकता नहीं पड़ी कभी। तो हाँ साहब, तो यही सर आपका शुक्रिया, और क्या साहब क्या आपने इस लायक समझा। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं आसिफ जी आपको एक बहुत संवेदनशील बात कहने जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लोग उसको किस रूप में लेंगे, लेकिन इवन कुणाल जी को भी देखता हूं तो मुझे महसूस होता है, ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर हैं। हम जब संसद में या विधानसभा के पटलों पर जाते हैं आसिफ भाई, तो हम उन लोगों की आवाज बनकर जाते हैं जो शायद सिस्टम के पास भी नहीं पहुंच सकते, जिनको हम हैव नॉट्स बोलते हैं, जिनको हम आप अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति मानते हैं। हम उसकी आवाज उठाने जाते हैं, उसके अधिकार और उसके हुकूक के लिए हम जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पवित्र काम होता है, और जो पवित्र काम होता है वो लगभग इबादत का होता है। आपने कहा ना इबादत का लोकतंत्र की मंदिर है वो, तो इबादत में असंसदीय या अशोभनीय बातें करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई आवश्यकता है उसकी। और जब भी हम उस गरीब और जो मुफलिसी में या अभाव में जो व्यक्ति देश में रह रहा है या अपना अवसर चाहता है, उसके लिए बात करने जाएंगे आसिफ भाई, तो मुझे नहीं लगता कि शब्दों की दरिद्रता हमारे सामने कभी खड़ी होगी। हम मजबूती से उसकी बात रखें, लेकिन यदि हमारे आचरण में गंभीरता ही नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि ये लोग पात्र ही नहीं है जो शब्दों का सहारा लेते हैं, ढूंढते हैं। क्योंकि यदि वाकई में आप जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का मंदिर मानकर उसमें जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर शब्दों की दरिद्रता कोई बाधा बनना चाहिए। गरीबों की बात करिए, गरीबी की बात करिए, आप यदि विपक्ष में हैं तो मुद्दे उठाइए, और संसदीय शब्दों की एक पूरी भरमार है हमारे पास, वोकैबुलरी है। या तो आपके पास वोकैबुलरी की दिक्कत है या फिर आप उस लायक नहीं, ये हितेश जी बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बात गौर करिए, उन्होंने कहीं कांग्रेस का नाम नहीं लिया, तो जाहिर बात है मैं मानकर चलता हूं और जनता भी ये मानकर चलती है, दर्शक भी ये मानकर चलते हैं कि ये नसीहत, ये हिदायत, ये शिकायत जो भी वाजपेयी साहब की है, ये दोनों तरफ के लिए है, जो भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुणाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुणाल जी, ये जिम्मेदारी आप जैसे युवा विधायकों की और कितनी बढ़ जाती है कि कम से कम वो शुद्ध परंपरा, वो शुचिता, वो नैतिकता जो मध्य प्रदेश में चली आ रही है, उस परंपरा का वहन करें आप लोग, वो शब्द अपने संभाल कर आप रखें। और मुझे लगता है कि संसदीय शब्दों में भी आप अपनी बात को वजनदारी से रख सकते हैं। आपसे मेरा मतलब तमाम विधायकों से। देखिए, मैं पहली बार का विधायक हूँ और मैं भी सोचता हूँ कि हमेशा किस तरह का चरित्र आपका जनता के बीच में जा रहा है और किस तरह के शब्दों के माध्यम से जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शब्दों के चयन से, एक शब्द कहा जाता है कि मतलब 100 चीज लिख लो उसका इतना महत्व नहीं है, और एक चीज बोल दो। तो जो लिखना और बोलना, और बोलने में संसदीय आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का आपका आचरण होना चाहिए, आपका चरित्र दिखता है, आपका चिंतन दिखता है। और मैं जब भी रामेश्वर जी ने जो बात आज कही, तो वो हमेशा इस तरह की कोशिश करते हैं कि कैसे चीजों को इस तरह से घुमा फिरा के फेंका जाए कि उनका नाम इस तरह की चीजों में रहे। कभी वो घृणा की बातें करेंगे, कभी नफरत की बातें करेंगे, कभी इधर उधर की बातें करेंगे। जो मूल मुद्दा है उनका एक कोशिश रहती है कि कैसे मूल मुद्दों से चीजों को भटकाया जाए। आज मूल मुद्दा कि इतना बड़ा एक सवाल का जवाब आया था कि महिलाओं पे अत्याचार, और आज जी न्यूज ने प्रमुखता से उसको दिन में दिखाया था, मैंने उसको देखा था कि जी न्यूज ने प्रमुखता से उस बलात्कार के कांडों को उठाया। तो कहीं ना कहीं मूल मुद्दा है कि हम कैसे महिला सुरक्षा की ओर काम करें, हम किसानों के ऊपर काम करें। हमारा संसदीय आचरण जो होना चाहिए उसके अंतर्गत हम बैठ के, क्योंकि सदन वैसे भी बहुत लंबा नहीं लग पा रहा है, और लगातार कोरोना काल में जो जनता की बात को सदन में रख के कैसे उसके ऊपर चिंतन मनन होके बेहतर रूप से कहीं ना कहीं जनता की बात को उठाई जाए। क्योंकि बिजली के बिलों से जनता परेशान है, किसान अपना परेशान है, गरीब अपना परेशान है। ये तो असल मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कुणाल भाई, मैंने चर्चा की शुरुआत बड़ी सकारात्मकता से करने की कोशिश की थी। आपने जब रामेश्वर शर्मा का जिक्र कर ही दिया है, तो फिर सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि सज्जन सिंह वर्मा को बड़ी दिक्कत है कि मामू और चड्ढा जैसे शब्दों पर पाबंदी क्यों लगा दी। तो वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मामू और चड्ढा में ऐसा क्या है कि आप लोभ और लालच नहीं छोड़ पा रहे उन शब्दों का? देखिए, मैं इस तरह के शब्दों पे कोई लोभ लालच की बात नहीं हूँ। स्पष्ट है, क्रिया की प्रतिक्रिया जो हम कहते हैं ना, ये हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और इस तरह की क्रिया करने का काम नहीं, तो फिर तो कैसे होगा मर्यादा का पालन? स्पीकर खुद रहे, उनका जो शब्दों का आचरण रहता है, जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है, नहीं
मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि दोनों तरफ से जिस प्रकार से मूल मुद्दों के ऊपर आज राजनीति, मैं एक नया विधायक हूं, मैं जो सीखने की कोशिश करता हूं कि कैसे जनता के मुद्दों को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से रखूं और पूरी ताकत के साथ रखूं। ताकत का मतलब ये नहीं कई बार मैं शब्दों को, कई बार होता है मेरे से भी गलतियां होती है और मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूं, एक सुधारवादी रवैये के साथ एक कोशिश करता हूं कि कैसे आचरण को सुधारा जाए, कैसे व्यवहार को सुधारा जाए, कैसे अपने अंदर विनम्रता को लेके आया जाए और उसके साथ धीरे धीरे चीजों को बढ़ाने का काम करें। पर कई बार जो होता है कि सेंसेशन कोशिश करने के लिए, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें करी जाती है और स्पष्ट रूप से बड़ी अच्छी बात है, वाजपेयी जी ने भी कही और आज कई लोगों ने, कि वहां पे जाके संसदीय चीजों की हम बात करें, उस परंपरा को हम ले जाने की कोशिश करते हैं। विधानसभा के अंदर हर किसी को मौका नहीं मिलता है, जनता के उन जनप्रतिनिधियों को मौका मिलता है और कितनी मेहनत करने के बाद, कितनी जनता के साथ खड़े होने के बाद और जनता का सौभाग्य जिन लोगों को मिलता है कि जनता उनको आशीर्वाद देती है, वो कहीं पहुंच पाते हैं। कई लोग बेहतर काबिलियत होने के बावजूद भी उसके अंदर नहीं पहुंच पाते। तो जब हम उस जगह पहुंचे तो उसका सम्मान रखें, उसकी गरिमा रखें और जो मूल मुद्दे, असल मुद्दों पे प्रदेश की राजनीति को सारा सवाल गरिमा और सम्मान का ही है। मैं कुणाल भाई लौट रहा हूं आपके पास। हितेश जी, देखिए सर, बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं, इस देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी मिले हैं जो सिर्फ संसद के अंदर नहीं, सदन के अंदर नहीं, विधानसभा के अंदर नहीं, जो जाने ही जाते थे अपनी शुचिता, नैतिकता और विचारों को लेकर। उस पार्टी के लोगों को अगर उन विधायकों के लिए भी इस तरह की पुस्तिका जारी होती है या उन विधायकों को भी कहा जाता है कि शब्दों का थोड़ा ख्याल रखें कांग्रेस के साथ साथ, तो फिर तो चिंता और बढ़ जाती है। क्योंकि यहां तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आपके पितृ पुरुष इस तरह के रहे हैं कि वो अपने आप में उदाहरण सेट कर गए हैं। अब उन्हें अगर आप भूलकर गली कूचों की शब्द भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे तो फिर तो आपत्तिजनक है। देखिए आसिफ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने वो नाम ले दिया जिनको सुनते सुनते मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था और आज आपके सामने कैमरे के बैठा हूं अपनी सारी प्रैक्टिस और सारी मूल लाइन छोड़ के, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊंगा। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बोला करते थे तो साहब वो आपको कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, फिर वो आपके अंदर वो आग भर देते थे कि नहीं आपको उठ के आना है। लेकिन किसके लिए आना है आसिफ जी, मैं फिर रिपीट करूंगा, उन लोगों के लिए आना है जिसकी बात कुणाल जी ने करी, बहुत अच्छी बात करी उन्होंने। उस जनता का अभिमत लेकर उस सदन तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। और चलिए अटल जी, शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अच्छे वक्ता है, उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, मैं मान लेता हूँ। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, मैं तो चाहूंगा कि मुझे कुणाल जी को भी सदन में सुनने का अवसर मिले, क्योंकि नए विधायकों में यदि ये बात मिलती है तो बहुत अच्छी है। नहीं तो मैं एक उदाहरण दूंगा आसिफ जी, मैं कांग्रेस का ही उदाहरण देता हूं, जैसे हिना कांवरे जी है, चौधरी राकेश चतुर्वेदी रहे हैं साहब। मैं खुद दर्शक गैलरी में मीडिया इंचार्ज हुआ करता था स्टेट का, तो मैं रोज के मतलब आई वॉज क्रेविंग फॉर माई पासेस। तो मैंने एक सिस्टम बना रखा था कि सदन चले या नहीं चले, पूरे दिन का अध्यक्षीय दीर्घा का मेरे पास पास रहता था और बड़े चाव से मैं दिन भर घंटों बैठ के, साहब मैं डायबिटिक आदमी रहा उस दौरान, उसके बावजूद भी बिना खाने पीने की चिंता किए मैं इनको सुनने जाता था। और खास तौर से विपक्ष के हमारे जो विधायक है बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी समस्याएं रखने का तरीका था। तो मुझे लगता है बाहर से भी ये जज करना बड़ा कठिन है। बहुत जल्दी ही मेरे को लगता है कि प्रसारण भी इसका सीधा शुरू हो जाएगा, तो हमको ये सब बातें कम देखने को मिलेगी, फ्लोर पर क्या परफॉर्मेंस है देखने को ज्यादा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम जब जिस दौर में राजनीति में आए या शुरुआत करी हमने आज से 10-15 साल पहले, तो सदन में चर्चा को सुन कर ही करी और कितनी ऊंची चर्चाएं हुआ करती, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लेकिन आज जब हम तथाकथित रूप से मुख्य धारा में हैं आसिफ जी, तो सदन में चर्चा ही बंद हो गई। नहीं, जाहिर बात है। मैं आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा कुणाल जी आपको। कुणाल जी, मेरा सवाल आपसे ही है, सदन में मिर्ची लग गई, तेल लगाना, ये तो गली कूचों की भी भाषा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर इन शब्दों को विधानसभा के जरिए पत्र किताब छापकर अगर बताया जा रहा है तो क्या हालात बहुत चिंताजनक है?
देखिए, स्पष्ट है कि कई बार जो मैंने कहा कि सेंसेशन के लिए कोशिश करी जाती है, उसको छोड़ के मूल मुद्दों को, क्योंकि कई भी समय की जो कमी है सदन के अंदर, मैं तो खुद पहली बार का विधायक हूं, पर जिस प्रकार से चाहे कोरोना काल हो या सदन के छोटे होने की परिस्थितियां, जो मेरा भी एक कोशिश रहती है कि मैं एक सड़क के संघर्ष को जनता सदन के बीच में बैठा है, तो मैं कैसे जनता के मूल मुद्दों को उठाने की कोशिश करूं। रोज कोशिश करता हूं कि मूल मुद्दे आए, जिनके ऊपर चर्चा हो, जिनके ऊपर बात हो। कई तरह की समस्याएं प्रदेश में है, पर हम उन चीजों को सही समय पे उठा नहीं पाते, और कई बार इस तरह के शब्दों के कारण कई तरह के इस प्रकार की चीजें होती है, और जिसके कारण सदन फिर बाधित होता है, और कई ना कहीं जो मूल मुद्दा रहता है वो पीछे वो छूट कहीं जाता दब जाते हैं। ये भी कई बार कोशिशें होती हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन पूरे संसदीय शब्दों के साथ इस चर्चा को हमने बढ़ाया, आज तक बढ़ाते आए हैं, और हम ये दावा करते हैं कि कभी भी टीआरपी, सेंसेशन या आपका ध्यान खींचने के लिए यहां उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा जो शब्द आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के सामने नहीं सुनना चाहते हैं। ये दावा मैं पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, और जब तक हम हैं तब तक ये दावा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद वाजपेयी साहब। कुणाल जी, एक बात जरूर है, सदन में सड़क के मुद्दों को ले जाइए, सड़क छाप भाषा को मत ले जाइए, शब्दों को मत ले जाइए। माननीयों से हम इतनी मर्यादा की अपेक्षा तो करते ही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आगे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।